अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुशे आपके साथ हाजिर है अपने आज के व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए रिटायर्ड DSP मलिक सफ़दर हयात की एक पुलिस स्टोरी, एक उनके तफ्तीश की, जो उनके केसेस उनके पास आते थे और वो तफ्तीश किया करते थे, तो उस किस्म के एक केस की रुदाद लेकर हाजिर हुई हूँ। और इसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने एक साथ शुरू की, शायरी भी, कुकिंग भी और रीडिंग भी। और रीडिंग में बाकी चीज़ों की निस्बत अजीब व गरीब वाक़यात के ऊपर भी रीडिंग की और ये वाला सिलसिला भी शुरू किया था। तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मुझे इसका मिला है, इंस्पेक्टर सफ़दर हयात का, रिटायर्ड DSP जो हैं उनका। क्योंकि वो वाले मेरे व्लॉग्स जो हैं उनके व्यूज़ 300 400 इतने हो गए, जबकि बाकी वो वीडियोस जिनमें मैंने कोई बड़े मज़े की कुकिंग की थी, जिनमें ज़्यादा मेहनत हुई थी, उनके व्यूज़ किसी के 6 व्यूज़ हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि एक दफ़ा फिर हम इस तरफ आते हैं और कोई किसी केस की रुदात फिर से शुरू करते हैं। बीच बीच में और चीज़ें भी रखूँगी साथ, लेकिन ज़्यादा फोकस अब मैं इस पे करती हूँ। तो देखते हैं कि आज हम कौन सी उनकी स्टोरी, उनके किस कत्ल केस की रुदात हम पढ़ने लगे हैं। आतिशे खिरमन यानी दामन की आग। खिरमन मतलब आपने जो चीज़ ओढ़ी हुई होती है, तो बामुहावरा तर्जमा इसका इस तरह बनेगा कि दामन की आग। चूँकि ये लंबी स्टोरीज़ होती हैं तो मैं इन्हें किस्तों में सुनाऊंगी और नंबरिंग के साथ बाकायदा इसके पार्ट्स आएंगे, ताकि आप आसानी से तमाम पार्ट्स को पढ़ सकें, सुन सकें। जुलाई का महीना करीबल ख़त्म था। सावन की घंघोर घटाएं पूरे आसमान पर खैमाजन थीं और मौसम बरसात की अटकेलियों का आगाज़ हो चुका था। ऐसी छमाछम बरसती एक सुबह में थाने पहुंचा तो पता चला कि बड़ी नहर के इस पार दरख्तों के झुंड में किसी परदेसी की लाश पाई गई थी। मैंने इतला देने वाले शख्स को फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। इस शख्स का नाम हयात अली था। उम्र लगभग 45 साल थी और सूरत शक्लो हुलिये से कोई जफाकश मजदूर दिखाई देता था। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि पेशे के एतबार से वो एक चरवाहा है। मैंने सवाल किया, हयात अली, इस छाजूं बरसती बारिश में भी तुम माल मवेशी चराने जंगल की तरफ निकल गए थे? नहीं जनाब, वो लजाजत आमेज़ लहजे में बोला। मैं आज डंगर लेकर उस तरफ नहीं गया था। फिर क्यों गए थे? मैंने पूछा। 1 मिनट के तवक्कुफ़ से उसने जवाब दिया, थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि कल शाम जब मैं माल मवेशी चरा कर जंगल से वापस आ रहा था तो बड़ी नहर के पास पहुंचकर मालूम हुआ कि एक मझ यानी भैंस मवेशियों के काफ़िले में कम थी। इस वक्त सूरज गरूब हो चुका था। पहले मैंने जंगल में जाकर मझ को तलाश करने का इरादा किया, लेकिन अंधेरा इस कदर फैल चुका था कि मुझे अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा। मैंने थोड़ी देर वहीं खड़े होकर इंतज़ार किया और फिर वापस आ गया। उसने चंद लम्हे रुक कर अपनी सांस को दुरुस्त किया, फिर सिलसिला बयान को जारी रखते हुए कहा, आज सुबह जैसे ही सूरज तलू हुआ और रोशनी चारों तरफ फैल गई तो मैं फ़ौरन जंगल की तरफ रवाना हो गया, रात को खो जाने वाली भैंस को तलाश करने। जी हाँ, उसने बरक रफ्तारी से जवाब अस्बात में सर हिलाया। हयात अली ने जिस जंगल का जिक्र किया था वो हकीकी मानों में जंगल नहीं था। बस यूँ समझें कि बड़ी नहर की दूसरी तरफ घने दरख्तों का सिलसिला खासी दूर तक चला गया था, जो एक छोटे मोटे जंगल का नज़ारा पेश करता था। और इसी जंगल में हयात अली ने किसी परदेसी की लाश देखी थी। मैंने हयात अली से मज़ीद 2-4 ज़रूरी सवालात किए और उसे बाहर बरामदे में बैठने को कहा। इसके बाद मैंने एएसआई सदाकत हुसैन को अपने कमरे में बुला लिया। सदाकत हुसैन ने मेरे पास आकर सल्यूट किया और जोशीले लहजे में बोला, जी हुक्म मलिक साहब। मैंने कहा, हमें इसी वक्त बड़ी नहर के इस पार दरख्तों के ज़ख़ीरे में जाना है।
बाहर अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है जनाब, वो पुरतशवीश लहजे में बोला। ये बात तो मुझे भी मालूम है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसी तेज़ बारिश में हमें जाए वकुआ पर पहुंचना है और इसका इंतज़ाम तुम करोगे। मेरा अंदाज़ दो टोक और हतमी था। वो पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, आप फिक्र ना करें मलिक साहब, मैं इसका बड़ा तसल्ली बख्श इंतज़ाम करता हूँ जनाब। फिर वह सल्यूट करके मेरे कमरे से निकल गया। ठीक आधे घंटे के बाद हम एक तांगे में बैठकर मस्कूरा जंगल की तरफ जा रहे थे। तांगे के अलावा एएसआई सदाकत हुसैन ने 3-4 छतरियों का भी बंदोबस्त कर लिया था। अगरचे इस वक्त बारिश कदरे धीमी हो चुकी थी, मगर ये बात बाइदस इम्कान नहीं थी कि यही बूंदाबांदी आगे चलकर मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर सकती थी। तांगे में इस वक्त मेरे और एएसआई के अलावा 2 कांस्टेबल और लाश की इतला देने वाला चरवाहा हयात अली मौजूद था, या फिर तांगे का कोचवान था। हमने बड़ी नहर लॉयर बारी दोआब को बजरिया पुल उबूर किया और हयात अली की रहनुमाई में तांगे का रुख मस्कूरा जंगल के उस हिस्से की जानिब मोड़ दिया जहां हयात अली के बकौल उसने किसी अजनबी की लाश देखी थी। नहर लॉयर बारी दोआब को तकनीकी ज़ुबान में ब्लोकी सुलेमान की राब्ता नहर भी कहा जाता है। मस्कूरा नहर दरिया रावी और दरिया सतलज को मिलाने के लिए राब्ते का काम करती है। दरिया रावी पर ब्लोकी हेडवर्क्स और दरिया सतलज पर सुलेमान की हेडवर्क्स के दरमियान बहने वाली ये राब्ता नहर ज़ेरी बारी दुआबा के इलाके को सैराब करती है। मैं इन दिनों हीरा सिंह ज़िला ओकाड़ा के एक मारूफ कस्बे अटारी में तैनात था। नहर लॉयर बारी दुआब हमारे कस्बे के नज़दीक ही से गुजरती थी। 1960 ईस्वी में आलमी बैंक की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहरी पानी की तकसीम से मुतल्लिक एक मुआहदा हुआ था, जिसकी रूह से भारत को मशरकी दरियाओं के पानी का पूरा अख्तियार हासिल है, जबकि मगरबी दरियाओं के पानी का अख्तियार पाकिस्तान के हिस्से में आया। इस दरिया तकसीम के नतीजे में पाकिस्तान में पैदा होने वाली पानी की कमी को सिंतास मंसूबे के ज़रिए पूरा किया गया। मज़कूरा मंसूबे के तहत मुतअद्दिद ट्यूबवेल और नए हेडवर्क्स की तामीर के अलावा 7 राब्ता नहरों का निज़ाम भी कायम किया गया ताकि मगरबी दरियाओं का पानी मशरकी दरियाओं में डाला जा सके। ब्लोकी सुलेमान की राब्ता नहर यानी लॉयर बारी दुआब इसी सिलसिले की कड़ी है। मैंने तांगे को एक जगह रोक दिया क्योंकि घने दरख्तों के बायस इसका आगे जाना मुमकिन नहीं था। हम तांगे से उतरकर पैदल ही इस जंगल में दाखिल हो गए। इस वक्त तक बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान पर काली घटाएं बदस्तूर कब्जा जमाए हुए थी। सुबह के 9:30 का वक्त था, मगर दूर दूर तक धूप का नामो निशान नहीं था। हयात अली चरवाही की रहनुमाई में हम चाय वकुआ पर पहुंच गए। उस वक्त तक वहां अच्छे खासे लोग जमा हो चुके थे। वजह उसकी ये थी कि हयात अली ने थाने आने से पहले ये खबर काफ़ी लोगों को सुना दी थी, जो बारिश थमती जाए वकुआ की तरफ चल पड़े। किसी देहाती ने मुतज़क्करा लाश को खाकी रंग की एक चादर से ढांप दिया था। मेरे इस्तफसार पर उन्होंने मुझे बताया कि इनमें से किसी ने लाश को छुआ नहीं था। मैंने आगे बढ़कर लाश पर से खाकी चादर हटा दी। वो एक खूबरू मर्द की लाश थी, मगर उस वक्त इसकी खूबसूरती भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वो चारों शाने चित पड़ा हुआ था। उसकी चेहरा किसी तेज़ धार आले से काट दी गई। वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। पहली नज़र में उसकी उम्र का अंदाज़ा 30 साल के करीब लगाया, जो बाद दुरुस्त साबित हुआ। मज़कूरा मुर्दा शख्स ने गहरे नीले रंग की पतलून पर आधी आस्तीन की चेकदार शर्ट पहन रखी थी। पाँव में बास्को के फीतों वाले बंद जूते थे। मुर्दा शख्स, मैंने इसलिए कहा कि एक ही नज़र में उसकी हालत देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो कैद हयात से आज़ाद हो चुका था। शेरा कटने के बाद ज़िंदगी का क्या सवाल। शक्ल सूरत वज़ा कता से वो कोई सरकारी मुलाजिम दिखाई देता था। मैंने उलट पुलट कर लाश का तफसीली जायज़ा लिया। इस नामालूम शख्स की कलाई में वेस्ट एंड वॉच की मौजूदगी उसे एक आसूदा हाल शख्स साबित करती थी। अलावा जी इसके गले में दिल की शक्ल वाला एक तिलाई लॉकेट भी दिखाई दे रहा था। मज़ीद जामा तलाशी के बाद उसकी पतलून की हिप पॉकेट में से 850 रुपये की नकदी भी बरामद हुई। उस ज़माने में 850 रुपये मामूली रकम नहीं समझी जाती थी। मकतूल के हाथों और चेहरे पर किसी तेज़धार आले के मुतअद्दिद ज़ख्म मौजूद थे। यूँ मालूम होता था जैसे वो अपने आप को दोनों हाथों से सफ़ाक कातिल के मौलिक वार बचाने की कोशिश करता रहा हो। मकतूल के सर का बगूर मुआयना करने के बाद मालूम हुआ कि उसके सर के पिछले हिस्से में किसी वज़नी चीज़ से वार किया गया था। खोपड़ी चटक गई थी और ज़ख्म से निकलने वाला खून एक खुरंड की शक्ल में जम चुका था। जहाँ पर नामालूम शख्स की लाश पाई गई थी, मैंने इस ज़मीन का तफसीली जायज़ा लिया। मुझे आसपास कई गज़ तक खून का एक धब्बा भी नज़र ना आया। लाश के नज़दीक भी ज़मीन साफ़ थी।
फौरी तौर पर मेरे जहन में यही ख्याल आया कि मज़कूरा शख्स को किसी और जगह कत्ल किया गया और बाद-ए-ज़ां लाश यहाँ फेंक दी गई थी। इस ताकत हुसैन ने शायद मेरे चेहरे के तासरात से अंदाज़ा लगा लिया कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा था। वो जल्दी से बोला, मलिक साहब शायद आप ये सोच रहे हैं कि कत्ल किसी और जगह पर हुआ और लाश को। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, बिल्कुल मैं यही सोच रहा हूँ। मकतूल की शेरा को बड़ी बेदर्दी से काटा गया। मकतूल के चेहरे और हाथों पर पाए जाने वाले ज़ख्मों के निशानात से अंदाज़ा होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की थी। ऐसी सूरत में जाए वक़ुआ पर खून का पाया जाना लाजमी था, लेकिन तुम देख रहे हो कि यहाँ की ज़मीन खून की मौजूदगी से नाशना है। गोया मैंने उसके ख़यालात की तर्जुमानी कर दी। आप एक बात भूल रहे हैं मलिक साहब, एएसआई ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए जोशीले लहजे में कहा। मैंने पूछा, कौन सी बात? रात भर वक्फे से बारिश होती रही है। एएसआई ने अपनी बात की वजाहत करते हुए बताया, ऐसी सूरत में जाए वक़ुआ पर खून के आसार पाए जाने के इम्कानात न होने के बराबर रह जाते। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, तुम्हारी बात में वज़न है सदाकत हुसैन, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि मकतूल को किसी और जगह कत्ल करने के बाद यहाँ फेंका गया है, और ये कि इस नामालूम शख्स को मौत के घाट उतरे हुए कम अज़ कम 36 घंटे गुजर चुके हैं। ऐसा ही उलझी हुई नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, ज़्यादा उलझने की बात नहीं है, इस नुक्ते पर हम बाद में बात करेंगे, पहले ज़रूरी काम निपटा लें। जैसे आपकी मर्ज़ी जनाब, एएसआई ने सरसरी अंदाज में कहा। मेरी हदायत के मुताबिक अमल करने लगा। मैंने पहली फुर्सत में जाए वक़ुआ का तफसीली नक्शा तैयार किया। इस सिलसिले में एएसआई ने मेरी भरपूर मदद की। इसके बाद मैंने सरकारी फ़ोटोग्राफ़र को बुलाकर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से लाश की चंद तस्वीर बनवाई और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला हस्पताल भिजवा दिया। मौके पर मौजूद अफराद के बयानात और कस्बे के दीगर बाखबर लोगों से मिलने के बाद एक बात पाया सबूत को पहुँच गई थी कि मकतूल का हमारे कस्बे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो कस्बे और कस्बे के वासियों के लिए बिल्कुल अजनबी था। मकतूल की जामा तलाशी से भी ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई थी जिसकी मदद से उसकी शिनाख्त हो सकती या ये मालूम हो सकता कि वो कहाँ से आया है और किस मकसद से इस घने जंगल में पहुँचा था। बहरहाल एक बात तय थी कि नामालूम मकतूल का कत्ल किसी राजन का कारनामा नहीं हो सकता था। ऐसी सूरत में मकतूल की कलाई पर वेस्टर्न वॉच, गले में तलाई जंजीर वाली कीमती लॉकेट और पतलून की जेब में 850 की नकदी ज़रूर गायब हो जाती। फिर मकतूल को जिस बहिमाना अंदाज में ज़बह किया गया था उसे किसी डाकू, लुटेरे और राजन से मंसूब नहीं किया जा सकता था। ज़ाहिर यही होता था कि कातिल अपने दिल में मकतूल के लिए गहरा अनाद रखता था। एक बात का जिक्र करना शायद मैं भूल गया हूँ, तलाश बसियार के बावजूद भी जाए वक़ुआ से आलाए कत्ल दस्तयाब नहीं हो सका था। मलिक साहब की तफ्तीश की गाड़ी एक दफ़ा फिर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। कत्ल की इत्तला पहुंच गई है थाने और मलिक साहब ने जाए वक़ुआ का दौरा भी कर लिया है, इब्तिदाई मालूमात इकट्ठी कर ली हैं और अब देखते हैं कि आगे चलकर मलिक साहब को क्या क्या मालूम होता है और उनकी तफ्तीश क्या रुख इख्तियार करती है, कौन कौन से मुल्ज़िम सामने आते हैं और फिर तफ्तीश के बाद फांसी का फंदा किसके गले में फिट बैठता है। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे कमेंट करके इस कहानी के बारे में, इस कत्ल केस की रुदात के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।